हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल नॉलेज हब में। यहाँ हम सीटेट में पूछे जाने वाले बाल विकास के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को डिटेल्स में समझते हैं ताकि आपकी तैयारी और बेहतर हो सके। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक है। द पर्सनल फैक्टर दैट इन्फ्लुएंसेस लर्निंग इज, यानी अधिगम को जौन से कारक प्रभावित करते हैं पर्सनल फैक्टर में वो बताना है। तो ऑप्शन से गो थ्रू होते हैं। संचार के साधन, ऑप्शन बी समवयस्क समूह यानी पीयर ग्रुप, ऑप्शन सी टीचर्स, ऑप्शन डी परिपक्वता एंड एज। तो मैं आपको बता दूं, लर्निंग पर सबसे ज़्यादा असर व्यक्ति की एज का और परिपक्वता का पड़ता है। एग्जाम्पल, जैसे छोटा बच्चा और एक बड़ा व्यक्ति है, एक ही चीज़ को अलग अलग तरीके से सीखते हैं। तो इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। क्वेश्चन सेकंड, एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी गेंदबाजी के कौशल को विकसित कर लेता है, पर यह उसके बल्लेबाजी के कौशल को प्रभावित नहीं करता है। इसे कहते हैं, यानी जो लर्निंग के पूछ रखा है कि लर्निंग ट्रांसफ़र में से इसमें से किसको कहा जाता है कि जिसमें व्यक्ति कोई चीज़ें एक चीज़ सीखता है और दूसरी स्किल पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ऑप्शन देखते हैं। विध्यात्मक प्रशिक्षण अंतरण, ऑप्शन बी निषेधात्मक प्रशिक्षण अंतरण यानी नेगेटिव ट्रेनिंग ट्रांसफ़र, ऑप्शन सी शून्य ट्रेनिंग ट्रांसफ़र। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, जीरो ट्रेनिंग ट्रांसफ़र, क्योंकि कोई प्रभाव नहीं डाल रहा है तो ये जीरो ट्रेनिंग ट्रांसफ़र है। अगर बाधा डालता प्रभाव में तो नेगेटिव ट्रांसफ़र में हो जाता, अगर वो हेल्प करता तो वो पॉजिटिव ट्रांसफ़र में आ जाता। लेकिन इस क्वेश्चन में जो गेंदबाजी के कौशल है वो बल्लेबाजी के कौशल को ना तो बाधा डाल रहे हैं और ना ही हेल्प कर रहे हैं, तो जीरो है, शून्य है। तो इसका आंसर इसलिए जीरो ट्रांसफ़र है। ये ट्रांसफ़र के 3 टाइप्स होते हैं, पॉजिटिव ट्रांसफ़र, नेगेटिव ट्रांसफ़र, जीरो ट्रांसफ़र। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो, एग्ज़ाम में हेल्प करेगा। तो जो पॉजिटिव ट्रांसफ़र है, एक सीख दूसरी में मदद करता है। जैसे एग्ज़ाम्पल है, साइकिलिंग सीखने से बाइक चलाना आसान हो जाता है। जैसे एक व्यक्ति जिसने साइकिल सीखी चलाना, फिर वो बाइक चलाने लगा, तो हेल्प कर रहा है। अब नेगेटिव ट्रांसफ़र कैसे होता है, एक सीख दूसरी चीज़ में जब बाधा डालती है। जैसे लेफ़्ट हैंड ड्राइविंग के बाद राइट हैंड ड्राइविंग में कन्फ्यूज़न हो जाती है। ऐसे इसका एक और एग्जांपल देती हूँ। जैसे कितने लोग एंड्रॉयड फ़ोन चलाते हैं, अगर उससे उनको एप्पल का फ़ोन दे दे तो थोड़ा सिस्टम अलग होता है, तो उसमें भी उनको नेगेटिव ट्रांसफ़र देखने को मिलता है क्योंकि बाधा डालती है। थर्ड, जीरो ट्रांसफ़र, कोई प्रभाव नहीं, यानी कुछ भी बॉलिंग स्किल हो या बैटिंग पर कोई असर नहीं डालती, तो वो जीरो ट्रांसफ़र में आता है। थर्ड, निम्न में से कौन सा कथन किसी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम रूप से प्रदर्शित करता है? ऑप्शन ए पूर्ण अभिव्यक्ति, संगतिकरण और सामान्य लक्ष्य की ओर निर्देशन, ऑप्शन बी मानसिक विकारों का ना होना, ऑप्शन सी व्यक्तियों के विकारों से मुक्ति, ऑप्शन डी इनमें से सभी। यानी इस क्वेश्चन में ये पूछा है जो मेंटल हेल्थ होती है पॉजिटिव, यानी एक स्वस्थ आदमी की कैसी होनी चाहिए, तो उसमें बच्चे में उस इंसान में पूर्ण अभिव्यक्ति हो, संगठीकरण हो, लक्ष्य की ओर निर्देशन हो। तो ये बात तो सही बोल रहा है, ऑप्शन भी सही बोल रहा है, ऑप्शन सी भी सही बोल रहा है, क्योंकि फ्रीडम फ्रॉम पर्सनैलिटी डिसऑर्डर,
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, क्योंकि एक स्वस्थ मानसिक के उत्तम गुण यही होते हैं जिसमें वो अपनी बात को अच्छे से कह पाए, उसके पास कोई मेंटल डिसऑर्डर, मेंटल स्ट्रेस ना हो और फ्री रहे वो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर से। जैसे ये अच्छा मानसिक स्वास्थ्य केवल बीमारी होने का नाम ही नहीं है, इनमें कई बातें होती हैं, जैसे व्यक्ति मानसिक रोग से मुक्त हो, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर ना हो, उसके विचार, भावनाएं और व्यवहार संतुलित हो, जीवन में लक्ष्य और सही दिशा हो। क्वेश्चन 4, फ्राइड, प्याजे एवं अन्य मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व विकास की विभिन्न अवस्थाओं के संदर्भ में व्याख्या की है, परंतु प्याजे ने, यानी जो फ्राइड, प्याजे हैं और बाकी जितने भी साइकोलॉजिस्ट हैं, उन सब ने अपनी अपनी बात की है स्टेजेस में, लेकिन प्याजे ने इन ऑप्शन में से किस पर ज़्यादा जोर दिया है, इसमें ये पूछा है। तो ऑप्शन ए देखते हैं। पहले मैं आपको बता देती हूँ जीन पियाजे ने किस चीज़ पर जोर दिया है। जो जीन पियाजे हैं उन्होंने कहा है कि बच्चे का विकास समझने की क्षमता के आधार पर होता है। किसके आधार पर? समझने की क्षमता के आधार पर होता है। और उन्होंने 4 स्टेजेस की बात करी है, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मर ऑपरेशनल। तो देखते हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन ए, पियाजे ने कहा है कि विकास की अवस्थाएं वातावरण से निर्धारित होती हैं, ऐसा कहा है पियाजे ने? नहीं, ऐसा नहीं कहा है। ऑप्शन बी, कहा है कि शैशवावस्था के अनुभव ही अधिक प्रभावित करते हैं, बाकी अवस्थाओं के सीमित प्रभाव होते हैं। नहीं, ऐसा बात नहीं कही है। ऑप्शन सी, विभिन्न अवस्थाओं को समझाने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में कहा है। तो ये बात तो एकदम सही है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी भी जीन पियाजे ने ही दी है। इनमें या तो ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। जैसे रहा पहला है सेंसरी मोटर, जिसमें बच्चा हाथ पैर मारकर, चीज़ों को मुंह में डालकर दुनिया को समझता है, यानी अंगूठा शक करता है। फिर है प्री ऑपरेशनल, जिसमें बच्चा सिंबल्स को समझता है, जैसे मम्मी एक व्यक्ति के लिए होता है लेकिन दूसरों को नहीं समझ पाता कि उसकी मम्मी दूसरों की भी कुछ और लग सकती है, मौसी, वाइफ, सिस्टर वगैरह वगैरह। और थर्ड है कंक्रीट ऑपरेशनल, बच्चा लॉजिक का उपयोग कर शुरू करता है लेकिन उन चीज़ों के लिए जिन्हें वह देख सकता है। ये भी बात सही है, जो बच्चे के सामने है बच्चा वही समझता है, जिससे गणित के हल सॉल्व करता है। फिर है फॉर्मल ऑपरेशनल, बच्चा क्या होगा अगर जैसी अमूर्त यानी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग भी करने लगता है। किस में करता है? फॉर्मल ऑपरेशनल में। फिफ्थ, गिलफोर्ड ने अपसारी चिंतन पर पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया है? यानी जो गिलफोर्ड है उन्होंने डाइवर्जेंट थिंकिंग दी थी, तो उन्होंने डाइवर्जेंट थिंकिंग में किस पर ज़्यादा जोर दिया है जो इन्होंने बोला था? तो ऑप्शन है इंटेलिजेंस पे, ऑप्शन बी सृजनात्मकता पे, ऑप्शन सी बुद्धि और सृजनात्मकता पे, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो एक प्रश्न को कई हम तरीके से हल कर सकते हैं, यानी एक प्रश्न को कई नए और अलग अलग तरीके से हल करना, इसको डाइवर्जेंट थिंकिंग कहते हैं। तो ये किस में आता है? क्रिएटिविटी में आता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, क्रिएटिविटी। जैसे ये रहा, जेपी गिलफोर्ड ने डाइवर्जेंट थिंकिंग को क्रिएटिविटी से जोड़ा है। डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या होती है? मैंने अभी पिछले वाली स्लाइड में बताया कि एक प्रश्न के कई नए और अलग अलग उत्तर सोचना। जैसे ईंट का उपयोग, जैसे हम ईंट ले रहे हैं, ईंट का उपयोग हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं? घर बनाने में, पेपर वेट में, पौधा रखने में, कला बनाने में। जितने आइडिया आ रहे हैं वो सब क्रिएटिविटी है। एक एग्जांपल अपनी तरफ से देती हूँ, जैसे एक चौक है, हम चौक का जो इस क्लास में टीचर्स पढ़ाते हैं वाइट वाला चौक, वो वाले चौक की बात कर रही हूँ। उस चौक का हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं? पहला यूज़ कर सकते हैं हम बोर्ड पे पढ़ा सकते हैं। दूसरा यूज़ कर सकते हैं
हम कलर कर सकते हैं, जूते को वाइट कर सकते हैं अगर ब्लैक जूता है तो, और रंगोली बना सकते हैं, और कलर भी, पेंटिंग कलर भी उसका बना सकते हैं। तो ये सब क्या है, क्रिएटिविटी है। क्वेश्चन 6, निम्न में से कौन सा कथन रुचि के बारे में सत्य नहीं है, यानी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कौन सा ट्रू नहीं है वो बताना है, नेगेटिव बताना है। रुचियाँ जन्मजात और अर्जित दोनों होती हैं, ये सही है। जो रुचियाँ होती हैं जन्मजात भी होती हैं, बर्थ भी होती हैं, जन्मजात और अर्जित दोनों होती है। ऑप्शन बी, रुचियाँ समय के अनुसार बदलती रहती है, ये भी सही है। रुचियाँ योग्यताएं एवं अभिक्षमताओं से संबंधित नहीं होती हैं, ये भी सही है। रुचियाँ व्यवहार में आकर्षण एवं विकर्षण के प्रतिबिंब नहीं है, ये गलत बात है। आकर्षण मतलब लाइक, विकर्षण मतलब डिसलाइक, यानी जो रुचि है वो लाइक और डिसलाइक्स को नहीं दिखाती है, ये तो गलत बात है, ये तो रॉन्ग है ऑप्शन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। जो रुचि होती है वो लाइक यानी आकर्षण, विकर्षण यानी डिसलाइक को दिखाती है। क्वेश्चन 7, अभिवृत्ति क्या है इसमें बताना है, यानी एटीट्यूड। एटीट्यूड होता क्या है, एक सीखने की क्षमता होती है। ठीक है, हम किसी चीज़ को कैसे देख रहे हैं, समझ रहे हैं, कैसे लर्न कर रहे हैं, सीखने की क्षमता। तो अब ऑप्शन से गो थ्रू होते हैं। एक भावनात्मक प्रवृत्ति जो अनुभव के द्वारा संगठित होकर किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु के प्रति पसंदगी या नापसंदगी के रूप में प्रतिक्रिया करती है। ऑप्शन बी, एक ऐसी विशेषता जो व्यक्ति की योग्यता का परिचायक है, जिसे किसी प्रदत्त क्षेत्र में विशेष प्रशिक्षण, ज्ञान अथवा कौशल से सीखा जा सकता है। ऑप्शन सी, व्यक्ति की बीजभूत क्षमता जो कि विशिष्ट प्रदान की होती है। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो मैं बताती हूँ, जो इमोशनल टेंडेंसी होती है यानी भावनात्मक प्रवृत्ति, वो अनुभव के द्वारा ही रिस्पॉन्स के अनुसार ही इकट्ठी होती है, एक जगह संगठित होती है, जिसमें लाइकिंग डिसलाइकिंग दोनों होता है, जो सीखने की क्षमता पर केंद्रित होती है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। जैसे एक्सप्लेनेशन मैंने आपको ऑलरेडी दे दिया है, इधर भी लिख दिया है। जैसे एप्टीट्यूड है, अभिक्षमता, किसी व्यक्ति की सीखने की क्षमता होती है, यानी पोटेंशियल, कि वह किसी विशेष क्षेत्र में ट्रेनिंग, नॉलेज, स्किल कितनी अच्छी तरह से सीख रहा है। इधर एग्जांपल दिया है, जैसे किसी में म्यूज़िक या ड्राइंग या सीखने की नेचुरल एबिलिटी होती है। और क्वेश्चन 8, व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की, यानी हेरिडिटी इन पर्सनैलिटी एंड इंटेलिजेंस में कौन ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल करता है, यानी क्या रोल है। तो मैं पहले आपको बताती हूँ, जो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट में मिलकर पर्सनैलिटी डेवलप करते हैं। जैसे अगर माता पिता इंटेलिजेंट है तो सिंपल सी बात है, उनका बच्चा भी उसमें इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी होने की संभावना बढ़ती है। तो ऑप्शन ए, ये नाम मात्र की भूमिका है, नहीं। ऑप्शन बी, महत्वपूर्ण भूमिका है। ऑप्शन सी, अपूर्वानुमेय भूमिका है। ऑप्शन डी, आकर्षण भूमिका है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, इम्पॉर्टेंट भूमिका है, क्योंकि पर्सनालिटी डेवलपमेंट में हेरिडिटी, इन्वायरमेंट काफ़ी महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं। 9 क्वेश्चन, जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनका भंडारण ग्रह निम्न में से कौन सा है। इदम, अहम, परम अहम, इदम एवं अहम। यानी फ्रॉइड ने कंसेप्ट दिया था, 3 दिए थे, जिसमें ईद, ईगो, सुपर ईगो बताया था। जिसमें इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती वो आता है इदम में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, इदम। अब बात करते हैं कैसे। जो सिगमंड फ्रॉइड है उन्होंने 3 भाग दिए थे, वे तो इसमें ईद था, ईगम था, ईद, ईगो, सुपर ईगो। तो ईद यानी इदम, ये जो जन्म से मौजूद होता है,
इच्छाओं और वासनाओं का भंडार होता है इसमें। जैसे मुझे अभी चाहिए, मैंने कुछ मांगे तो चाहिए ही चाहिए। अब ईगो की बात करते हैं, जिसमें अहम है वास्तविकता के अनुसार निर्णय लेना, यानी इसमें ह्यूमैनिटी आती है, यानी ईद और रियलिटी के बीच का जो बैलेंस होता है, जो भी ह्यूमन सोच रहा है वो ईगो में है। सुपर ईगो यानी नैतिकता और आदर्शों से जुड़ा होता है, यानी भगवान जिसे है कि जो सही है, नैतिकता का ध्यान देना, सही गलत बताता है, तो वो सुपर ईगो है। क्वेश्चन 10, रक्षा तंत्र बहुत सहायता करता है, यानी जो डिफेंस है वो सबसे ज़्यादा किस चीज़ से सहायता करता है? ऑप्शन ए हिंसा से, ऑप्शन बी दबाव से, ऑप्शन सी थकान से, ऑप्शन डी अजनबियों से। तो जब हम हमारे अंदर जो डिफेंस होता है, खुद के साथ डील करते हैं प्रेशर के साथ, तो वो हमें डीलिंग विद प्रेशर के साथ यानी दबाव से निपटने में सहायता करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, दबाव से निपटने में। जैसे ये रहा डिफेंस मैकेनिज्म का कि जो सीटेट में अक्सर पूछा जाता है। पहला इसमें रैशनलाइजेशन दे रखा है कि व्यक्ति तर्क करता है। जैसे नीचे यहाँ पे चित्र में दो व्यक्ति बने हैं, वो ग्रेप्स को देख रहे हैं, कह रहे शायद वे मीठे नहीं थे, इन्होंने खाया, तो ये सोच रहे हैं, तो ये तर्क कर रहे हैं, दिमाग से सोच रहे हैं, तो ये रैशनलाइजेशन में आ जाएगा कि रीज़न दे रहे हैं कि दे प्रोबेबली वर नॉट स्वीट एनीवे, कि चिंता से बचने के लिए अस्वीकार्य व्यवहारों के लिए स्वीकार्यकरण कारण बनाना। और एक नीचे दे रखा है प्रोजेक्शन, यानी प्रक्षेपण, किसी पे प्रोजेक्ट कर देते हैं। कैसे करते हैं? जैसे एक लड़का है, कह रहे हैं वे सभी बहुत आलोचनात्मक दिखते हैं, तो अपनी अस्वीकार्य भावनाएं गुणों को दूसरे पर डालना, कि वो उन पे डाल रहा है, उनकी आलोचना कर रहा है कि वो सब बहुत आलोचनात्मक दिख रहे हैं, उन पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तीसरा है अस्वीकार, इनकार, डिनायल, यानी तुरंत मना कर देते हैं। जब सब ठीक है, मेरे पास बहुत समय है, यानी ये पढ़ रहा है आराम से, तो सब ठीक है, मेरे पास बहुत समय आराम से पढ़ रहा है, तो उसने दिमाग में स्पष्ट कर दिया है, वास्तविकता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है, कि कुछ भी रियलिटी है साफ मना कर दिया है, जो भी चल रहा है उसका सेफ जोन, उसी में ही खुश है। अब एक डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन है। इसमें पिक्चर दिखा रहा है कि एक आदमी है बॉस, वो अपने क्लाइंट को डांट रहा है, यू डिड अ बैड जॉब, उसको डांट रहा है। अब वही क्लाइंट अपने बॉस को तो उल्टा बोल नहीं सकता, तो अपने डॉगी पर चिल्ला रहा है, स्टॉप मेकिंग अ मैस, कि उस पर चिल्ला रहा है। क्यों चिल्ला रहा है? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हो गया, उसके बॉस ने उस पर डांटा, तो वो अपना गुस्सा किस पर उतार रहा है? डॉगी पर, तो ये डिस्प्लेसमेंट में आएगा। ये भावनाओं को एक खतरनाक लक्ष्य से सुरक्षित कम खतरनाक लक्ष्य पर स्थानांतरित कर दिया है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमने सीडीपी के इम्पॉर्टेंट PYQs कवर किए। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।